टू सीधी शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास 12 मैथमेटिक्स का हम लोग, तो इसके अनुप्रयोग के बेसिस में इसका जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज था इस चीज़ को फार्मूला के बेस पे हम लोग देख चुके थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज को क्लियर करते हैं। क्लियर, तो एक्सरसाइज के माध्यम से जो आप लोगों के पास जो फार्मूला के बेस पे था इस फार्मूला को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि अनुप्रयोग के बेस पे। तो रेडियस के बेस पे जो भी आप लोग पास आएगा जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, इस त्रिज्या को r से शो अप किया जाता है। और सेकेंड कंटेंट होता है आपका डायमीटर होता है, ठीक है। डायमीटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये आप लोगों का त्रिज्या का दोगुना होता है 2r। और थर्ड होता है आप लोगों का सरकमफ्रेंस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। तो ये परिधि आप लोगों का क्या होता है 2πr होता है। क्लियर। और आप लोगों का जो फोर्थ नंबर होता है आप लोगों का एरिया, जो ठीक है एरिया ऑफ सर्किल होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। ये आप लोगों का क्षेत्रफल होता है πr² के बेस होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग बेसिक जो चीज़ है इस चीज़ को मैं यहाँ से बता देता हूँ। ये आप लोगों का वृत्त है। अब इस वृत्त के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये आप लोगों का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से अगर यहाँ पर हम लोग परिधि के किसी केंद्र से अगर खींचते हैं परिधि पर किसी बिंदु, तो उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये सब आपके त्रिज्याएं हैं। यहाँ से केंद्र से खींचे के जो भी स्पर्श रेखाएं ये सब आप लोगों की त्रिज्याएं कहलाती है, ठीक है। अवृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अवृत्त के अंतर्गत अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है जो कि आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये सारी त्रिज्याएं हैं। लेकिन परिधि के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु ये है, मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पर ये है, एक बिंदु ये है। परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आप लोगों की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ये आप लोगों का जीवा है, ये भी जीवा है। यहाँ से आप लोग इसको जीवा मान सकते हैं, ये जीवा है। यहाँ से ये जीवा मान सकते हो, यहाँ से इसको जीवा मान सकते हो, यहाँ से, ठीक है। परिधि पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, और जो जीवा आपके वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है इस तरीके से, ठीक है। जो आप लोगों के वृत्त के केंद्र से होकर जो के गुजरती है वो आप लोगों का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्लियर। तो ये बेसिक चीज आप लोगों को आनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r 3 सेंटीमीटर दिया गया है फर्स्ट में, और सेकेंड हमारे पास ये चीज़ दिया गया है r 4 सेंटीमीटर दिया गया। फर्स्ट ए के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल ए है, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। इसलिए a क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। यहाँ से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल a के बेस पे हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, तो a क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर r के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर अवकलन करते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए समीकरण नंबर 1 का, समीकरण 1 का r के सापेक्ष, समीकरण नंबर 1 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का r के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। समीकरण नंबर 1 का r के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dA बाय हो जाएगा dr इक्वल टू हो जाएगा d/dr, और ये हो जाएगा πr²। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, dA/dr के बेस हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 2πr हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों का इक्वेशन नंबर 2 के बेसिस पे हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जब r 3 सेंटीमीटर होता है और जब r 4 सेंटीमीटर के बेसिस होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r 3 सेंटीमीटर होता है और सेकेंड r कितना होता है, 4 सेंटीमीटर के बेसिस होता है। तो माना कि वृत्त का क्षेत्रफल a है, तो a πr² हो जाएगा समीकरण नंबर 1 के बेस पे। समीकरण नंबर 1 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हो जाएगा dA/dr हो जाएगा इक्वल टू d/dr πr² के बेसिस पे हो जाएगा।
अब डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर के बेसिस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे। ये समीकरण नंबर 2 के बेसिस पे आएगा। किसके बेसिस पे आएगा? समीकरण नंबर 2 के बेसिस पे आएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा फर्स्ट कंटेंट के अनुसार। सेकंड कंटेंट आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर के बेसिस पे जाएगा। माना कि वृत्त के क्षेत्रफल ए है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे हम लोग इस चीज को आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 2 2 पाई आर के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? अब फर्स्ट ए इक्वल टू हमारे पास दिया गया है आर इक्वल टू दिया है यहाँ पर आर इक्वल टू कितना दिया गया? 3 सेंटीमीटर। इसलिए समीकरण नंबर 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी ए बाय डी आर इक्वल टू 2 पाई इंटू 3 हो जाएगा, इक्वल टू 3 2 जा 6 पाई हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए के बेस पे। और इसी को बी के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसी को किसके बेस पे देखते हैं? हम लोग बी के बेस पे देखते हैं। तो बी के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू हमारे पास दिए गए आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू कितना दिया गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए समीकरण नंबर 2 से कितना हो जाएगा? इस चीज़ को देखेंगे तो डी ए बाय डी आर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा 4 2 जा 8 पाई। यहाँ से हो जाएगा डी ए बाय डी आर इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन के बेस हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के बेसिस पे दिया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त का त्रिज्या आर, वृत्त का व्यास डी इक्वल टू क्या होता है? 2 आर के बेसिस पे होता है। माना कि वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर ए है, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर समीकरण नंबर 1 के बेस पे। समीकरण नंबर 1 का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी ए बटे डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा। इसलिए डी बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा। ए इक्वल टू दिया है आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो समीकरण नंबर 2 से डी ए बटे डी आर इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई इंटू 3 और 3 2 जा 6 पाई के बेस पे हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समीकरण नंबर 2 से देखते हैं तो डी ए बटे डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 4 4 2 जा 8 पाई के अनुसार हो जाएगा डी ए बटे डी आर के बेस पे। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर था और आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के बेस पे था। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि क्या होगी जब आर इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर के बेस पे हमारे पास दिया गया है? तो चलिए इस चीज़ को भी यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। इस कंटेंट के अनुसार यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। माना कि टी सेकेंड में वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसलिए परिधि C इक्वल टू होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर होता है परिधि। इसलिए टी के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ हम लोग टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं भाई। हम लोग किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? तो टी के सापेक्ष हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं? अवकलन कर रहे हैं। हम लोग किसके सापेक्ष कर रहे हैं? तो टी के सापेक्ष यहाँ से हम लोग अवकलन कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब आर इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर के बेसिस पे है? ठीक है, तो यहाँ पर माना कि टी सेकंड में वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो परिधि सी इक्वल टू पाई आर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो टी के पश्चात हम लोग इस अवकलन करने पर देखते हैं। टी के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं? अवकलन करते हैं भाई। ठीक है, तो टी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है? इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी सी बाई डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा डी आर बटे डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी आर बटे डी टी के बेस पे हम लोग इसका वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? डी सी बाई डी टी हो जाएगा इक्वल टू 2 पाई इंटू ये हो जाएगा 0.7।
इक्वल टू यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dc/dt इक्वल टू 7 2 14 तो 1.4 पाई आ जाएगा। इस दर से क्या करेगा, बढ़ेगा। ये आपका आंसर के बेस पे आएगा। क्लियर। जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है, जबकि r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर के बेसिस पे है। वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या है, जबकि r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर है। तो माना कि t सेकेंड में वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो परिधि c इक्वल टू 2πr, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर dc/dt इक्वल टू 2π dr/dt, dc/dt के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 2π × 0.7 dc/dt इक्वल टू हो जाएगा 1.4 पाई के बेस हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि एक वृत्त की त्रिज्या जब 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी, जब r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर के बेसिस पे रहेगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को मान लें कि माना कि t सेकंड में वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, परिधि c इक्वल टू 2πr, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dc/dt इक्वल टू 2π dr/dt के बेस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर के बेस पे क्या आता है, dc/dt इक्वल टू 1.4 और पाई के बेस पे आता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पाई के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन के बेसिस पे आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग वृत्त की त्रिज्या 0.7 पर सेंटीमीटर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो इसकी परिधि की वृद्धि दर क्या होगी, जब r इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर के बेसिस पे है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो माना कि t सेकेंड में वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, परिधि c इक्वल टू 2πr, जब t के सापेक्ष अवकलन करने पर dc/dt इक्वल टू 2π और dr/dt हो जाएगा, dc/dt इक्वल टू 2π इंटू 0.7 के बेसिस हो जाएगा, तो dc/dt इक्वल टू हो जाएगा 1.4 पाई के बेसिस हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ से क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर के बेसिस पे है। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आता है। ठीक है, माना कि यहाँ से चूँकि घन का आयतन के बेस, माना कि आयतन भी है, माना कि आयतन, माना कि घन का आयतन भी है, घन का आयतन भी है तथा क्षेत्रफल a है, तथा क्षेत्रफल a है, तब प्रश्नानुसार हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसको भी t के सापेक्ष कर लेते हैं, तब प्रश्नानुसार देखते हैं a के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dv/dA इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा dv/dA के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 8 के बेस पे हो जाएगा, a क्यूब के बेस पे हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, v इक्वल टू a क्यूब, a के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पर dv/dA इक्वल टू हो जाएगा d/dA, a क्यूब हो जाएगा dv/dA, यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a का स्क्वायर हो जाएगी, 3a का स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। और ये 3a का स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dv/dA के बेस पे 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर के बेस हो जाएगा 3a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर 3a का स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, तो a का स्क्वायर के बेसिस पे आएगा तो 8/3 के बेसिस पे हो जाएगा। या डायरेक्ट 3a का स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो dv/dA के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। तो क्लियर, dv/dA के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। या यहाँ से आप लोग इस तरीके से भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। अगर सॉल्व करना चाहोगे तो ये 8 के बेसिस पे है और ये कितना हो जाएगा 3a का स्क्वायर और ये हो जाएगा dA
डी ए के बेटे डी टी के बेस पे हमारे पास ये जब चीज़ के कंटेंट के हिसाब से हमारे पास हो जाएगा तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास हो जाएगा। तो ये आप लोगों का डी ए बाय डी टी इक्वल टू 8/3a के स्क्वायर के बेसिस पे भी हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास हो जाएगा। तो जब भी हम लोग टी के सापेक्ष करते हैं, जैसे कि हम लोग डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे करते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे करते हैं, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे करते हैं, डी बाई डी एक्स हम लोग कॉट एक्स के बेस पे करते हैं, और डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स के बेस पे करते हैं, और डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे करते हैं। चलिए इसको मैं 1 बाई करके इसको मैं बता रहा हूँ। डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स के बेस पे होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बेसिस पे भी हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ आ जाएंगे। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से 3a के स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, तो 8 के बेस पे हो जाएगा, 8 इक्वल 3a के स्क्वायर के बेसिस पे भी हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये सारे चीज़ आ जाएंगे। क्लियर। तो इस कंटेंट के मुताबिक भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये 3a स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा। जब इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, 8 के बेस पे दिया गया है, तो उसका 12 सेंटीमीटर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, 8 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट मुताबिक आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते रहते हैं। ठीक है। तो इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को भी यहाँ से सॉल्व करते रहते हैं। देख रहे थे हम लोग इस चीज़ को कि घन का आयतन भी के अनुसार हमारे पास क्या क्या कंटेंट के मुताबिक होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है। तो माना कि घन का आयतन भी तथा क्षेत्रफल है, तब प्रश्नानुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, चूँकि यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे दिया गया है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूँकि इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, चूँकि घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूँकि घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर 1 के बेस होता है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग s के बेस पे दर्शाते हैं। ठीक है। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6a का स्क्वायर, a के सापेक्ष इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 का समीकरण 2 का x के सापेक्ष समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा भाई, तो चूँकि घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, तो s इक्वल टू 6a के स्क्वायर समीकरण नंबर 2 के बेस होता है। समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा ds के बाय में dA हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2a हो जाएगा, और ये हो जाएगा dA बाय कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है। सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो हमारे पास ds बटे dt के हो जाएगा ये। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ds बाय dA के बेस पे हमारे पास हो जाएगा 12a इंटू इसका वैल्यू कितना है, 8/3a का स्क्वायर के बेस पे है। क्लियर। तो इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, ये a से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 8 4 जा 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 4 जा हो जाएगा 32 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर a के बेसिस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 के बाय में a के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। और इसका वैल्यू हमारे पास किस के बेस पे, 8 के बेसिस पे है, 8 के बेसिस पे है, इसलिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इस चीज़ को देखेंगे तो
यहाँ से हम लोग 32 के बेस पे है हमारे पास, तो 8 के बाय में हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 3 1 जा 3, 3 4 जा के बेस पे हो जाएगा और 8 4 जा 32 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो 32 के बेस पे हमारे पास ये हो जाएगा। तो आगे के कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 12 है दिया गया है, ए का वैल्यू 12 दिया गया है, तो ए का वैल्यू 12 दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 के बाय में 12 हो जाएगा, क्योंकि ए इक्वल टू यहाँ पर कितना है डी एस बाय डी ए इक्वल टू 32 बाय ए दिया गया है, और ए इक्वल टू हमारे पास कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना सेंटीमीटर दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको 32 के बाय में 12 करेंगे तो किससे कटेगा, यहाँ से 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 8 32 हो जाएगा, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आप लोगों के आंसर के बेसिस पे आएगा। क्लियर। जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 बेस पे देखेंगे कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर के बेस पे है 30 कंटेंट के हिसाब से। क्लियर। तो बेसिकली जब भी आप लोगों को समय के साथ करना पड़ता है या किसी के साथ करना पड़ता है, मान लेते हैं कि हमारे पास 3a⁴ और 9a⁶ के बेसिस पे है, क्वेश्चन के बेस पे है। अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि माना कि t इक्वल टू 3a⁴ इंटू 9a⁶ के बेस पे मान लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। जैसे कि देखिए गुणा किस तरीके से होता है, इस चीज़ को मैं यहाँ से आप लोगों को समझा देता हूँ भाई कि गुणा किस तरीके से होता है, इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमारे पास सॉल्व होकर के आएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है। तो समीकरण एक का ए के सापेक्ष समीकरण ए के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये dt/dA इक्वल टू हो जाएगा d/dA हो जाएगा, ये ब्रैकेट हो जाएगा 3a⁴ इंटू 9a⁶। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, dt/dA इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3a⁴ d/dA, यहाँ हो जाएगा 9a⁶ प्लस 9a⁶ d/dA, यहाँ हो जाएगा 3a⁴। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर dA के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 3a⁴ इंटू यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग करेंगे तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये चीज़ सामने आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, 3a⁴ इंटू ये हो जाएगा 9 इंटू d/dA, ये हो जाएगा a⁶, प्लस यहाँ हो जाएगा 9a⁶, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा d/dA और ये हो जाएगा a⁴ के बेस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है। जिस तरीके से d/dx sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, tan x का sec² x होता है, sec x का sec x इंटू tan x होता है, cot x का माइनस cosec² x होता है, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x होता है, d/dx x पावर n का nx⁴ होता है, d/dx e⁴x का e⁴x होता है, d/dx log x का 1/x होता है, d/dx log x का 1/x d/dx e⁴x d/dx a⁴x का a⁴x log a d/dx x का 1 d/dx c का 0 होता है। क्लियर। चलिए अब इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा dt/dA के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3a⁴ और यहाँ पर ये हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 6a⁶ माइनस 1 के बेसिस पे हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9a⁶ और ये हो जाएगा 3 इंटू 4a⁴ माइनस 1 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं तो dt/dA इक्वल टू हो जाएगा 3a⁴ इंटू 9 इंटू 6a⁵ और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 9a⁶ और ये हो जाएगा 3 इंटू 4a⁴ माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 3। क्लियर। आगे इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई। dt/dA इक्वल टू हो जाएगा 3a⁴ इंटू 9 6 यहाँ पर हो जाएगा 54a⁵
प्लस 9 a⁻6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 4 जा 12 a⁻3 के बेस पे हो जाएगा। आगे स्टेप में हमारे पास क्या आता है भाई, इस चीज को देखते हैं। dt/da इक्वल टू ये हो जाएगा 3 4 जा 12 1 कैरी 3 5 जा 15 प्लस 1 16 a⁻ क्या हो जाएगा 9 के बेसिस पे हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 9 जा हो जाएगा 108 a⁻9 के बेसिस पे ये हमारे पास हो जाएगा। क्लियर, ये आप लोगों का फर्स्ट समीकरण है, ये आप लोगों का सेकंड समीकरण के बेस पे। अगर यहाँ से हमको ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है d2 t बाय यहाँ पर da का स्क्वायर, ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है भाई। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके आगे क्या क्या आता है इस चीज़ को। तो माने हैं यहाँ पर माना कि t इक्वल टू 3a⁴ इंटू 9a⁻6 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का a के सापेक्ष अवकलन करने पर dt/da इक्वल टू d/da 3a⁴ इंटू 9a⁻6 dt/da इक्वल टू 3a⁴ इंटू d/da 9a⁻6 प्लस 9a⁻6 d/da 3a⁴ dt/da इक्वल टू 3a⁴ इंटू 9 इंटू d/da a⁻6 प्लस 9a⁻6 और 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो d/da a⁻4 के बेसिस हो जाएगा। dt/da इक्वल टू 3a⁴ इंटू हो जाएगा 9 इंटू 6 s⁻6 - 1 प्लस 9a⁻6 और ये हो जाएगा 3 इंटू 4a⁻4 - 1 के बेसिस हो जाएगा। dt/da इक्वल टू 3a⁴ इंटू 9 इंटू 6a⁵ प्लस 9a⁻6 3 इंटू 4a⁻3 के बेसिस हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे भाई। फिर dt/da इक्वल टू 3a⁴ और इंटू हो जाएगा 54a⁵ प्लस 9a⁻6 और ये हो जाएगा 12a⁻3 के बेसिस पे हो जाएगा। dt/da इक्वल हो जाएगा 162a�9 प्लस 108a�9 के बेसिस हो जाएगा। ये आप लोगों का समीकरण नंबर 2 के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा 3a⁴ इंटू 9a⁻6 हो जाएगा, और माना कि t इक्वल टू 3a⁴ इंटू 9a⁻6 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का a के सापेक्ष अवकलन करने पर dt/da इक्वल टू d/da 3a⁴ इंटू 9a⁻6 dt/da इक्वल टू 3a⁴ इंटू d/da 9a⁻6 प्लस 9a⁻6 d/da 3a⁴ dt/da इक्वल टू हो जाएगा 3a⁴ इंटू 9 d/da a⁻6 प्लस 9a⁻6 3 d/da a⁴ के बेस हो जाएगा। तो dt/da इक्वल टू हो जाएगा 3a⁴ इंटू 9 इंटू 6a⁻6 - 1 प्लस 9a⁻6 इंटू 3 इंटू 4a⁻4 - 1 के बेसिस हो जाएगा। देन dt/da इक्वल टू 3a⁴ 9 इंटू 6a⁵ प्लस 9a⁶ 3 इंटू 4a⁴ के बेसिस पे हो जाएगा। देन dt/da इक्वल टू 3a⁴ 54a⁵ के बेस हो जाएगा, क्योंकि 9 6 54 a⁻6 माइनस 1 इक्वल टू a⁵ प्लस 9 a⁻6 3 4 जा 12 a⁻3। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा dt/da इक्वल टू 162a�9 प्लस 108 a�9 समीकरण नंबर 2। तो माना कि t इक्वल टू 3a⁴ इंटू 9a�6 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का a के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dt/da इक्वल टू d/da 3a⁴ इंटू 9a�6 dt/da इक्वल टू 3a⁴ d/da 9a�6 प्लस 9a�6 d/da 3a⁴ dt/da इक्वल टू 3a⁴ 9 इंटू d/da a⁻6 प्लस 9a�6 3 कांस्टेंट d/da a⁻4। नेक्स्ट स्टेप dt/da इक्वल टू 3a⁴ कांस्टेंट के बेस पे 9 इंटू x⁴n इक्वल टू nx⁻n-1 के बेसिस पे 6a⁻6 - 1 प्लस 9a⁻6 3 इंटू x⁴n इक्वल टू nx⁻n-1 देन 3 इंटू 4a⁴ 1 देन dt/da इक्वल टू 3a⁴ देन 9 इंटू 6a⁵ प्लस 9a�6 देन 3 इंटू 4a⁴ के बेसिस पे हो जाएगा। देन dt/da इक्वल टू 3a⁴ 54a⁵ प्लस 9a�6 12a�3 dt/da इक्वल टू 162a�9 प्लस 108a�9 के बेसिस हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब चलिए समीकरण नंबर 2 का पुनः a के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 2 का देखते हैं भाई। चलिए समीकरण नंबर 2 का समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dt/da इक्वल टू 3a⁴ इंटू 9a⁻6 dt/da 3a⁴ इंटू 9a⁻6 3 इंटू 4a⁻ 1 - 1 प्लस 9a⁻6 3 इंटू 4a⁻ 1 - 1 देन dt/da इक्वल टू 3a⁴ इंटू 9a⁻6 3 इंटू 4a⁻ 1 - 1 देन 3 इंटू 4a⁻ 3 के बेसिस हो जाएगा। देन dt/da इक्वल टू 3a⁴ 9 इंटू 6a⁵ प्लस 9a⁻6 3 इंटू 4a⁻ 3 के बेसिस हो जाएगा।
सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी ये d2t/dA का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, d/dA हो जाएगा, और ये हो जाएगा 162a टू द पावर 9, 162a टू द पावर 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 108 और a टू द पावर 9, ये भी हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d2t/dA का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d/dA, यहाँ हो जाएगा 162a टू द पावर 9 प्लस d/dA, यहाँ हो जाएगा 108a टू द पावर 9। आगे इस चीज़ को देखते हैं भाई, हमारे पास क्या हो जाएगा, d2t के बेस पे हो जाएगा dA का स्क्वायर इक्वल टू 162 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के बेस पे, d/dA ये हो जाएगा a टू द पावर 9 प्लस 108 बाहर आ जाएगा और d/dA हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a टू द पावर 9। आगे स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, d2t बाय में dA का स्क्वायर इक्वल टू 162 इंटू 9a टू द पावर 9 माइनस 1 प्लस 108 इंटू 9a टू द पावर 9 माइनस 1 के बेस पे हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली 3a टू द पावर 4 इंटू 9a टू द पावर 6 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया था। 3a टू द पावर 4 इंटू 9a टू द पावर 6 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया। किसके बेस पे, 3a टू द पावर 4 इंटू 9a टू द पावर 6 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तो माना कि t इक्वल टू 3a टू द पावर 4 इंटू 9a टू द पावर 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बेस पे समीकरण नंबर 1 का a के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का a के सापेक्ष अवकलन करने पर dt/dA इक्वल टू d/dA 3a टू द पावर 4 इंटू 9a टू द पावर 6 के बेसिस पे है। देन dt/dA इक्वल टू 3a टू द पावर 4 d/dA 9a टू द पावर 6 प्लस 9a टू द पावर 6 d/dA 3a टू द पावर 4 के बेसिस पे है हमारे पास। क्लियर। तो dt/dA इक्वल टू हो जाएगा 3a टू द पावर 4 9 d/dA a टू द पावर 6 प्लस 9a टू द पावर 6 3d/dA a टू द पावर 4 हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा dt/dA इक्वल टू 3a टू द पावर 4 इंटू 9a टू द पावर 9 इंटू 6a टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस 9a टू द पावर 6 3 इंटू 4a टू द पावर 4 माइनस 1। देन dt/dA इक्वल टू 3a टू द पावर 4 9 इंटू 6a टू द पावर 5 प्लस 9a टू द पावर 6 3 इंटू 4a टू द पावर 3। देन dt/dA इक्वल टू 3a टू द पावर 4 इंटू 54a टू द पावर 5 9 6 54 a to the power 5 plus 9 a to the power 6 3 4 12 a to the power 3। then dt/dA equal to 162 a to the power 9 plus 108 a to the power 9 समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2t/dA का स्क्वायर इक्वल टू d/dt 162 a to the power 9 plus 108 a to the power 9 d2t/dA का स्क्वायर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो d/dA 162 a to the power 9 प्लस d/dA 108 a to the power 9 d2t/dA का स्क्वायर के बेस पे 162 d/dA a to the power 9 प्लस 108 d/dA a to the power 9 d2t/dA का स्क्वायर इक्वल टू 162 इंटू 9 a to the power 9 माइनस 1 प्लस 108 इंटू 9 a to the power 9 माइनस 1 के बेसिस पे है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा d2t/dA का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो 162 इंटू ये हो जाएगा 9 a टू द पावर हो जाएगा 8 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो 108 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 9 a टू द पावर क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, ये भी 8 के बेस हो जाएगा। अब आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो d2t बाय हो जाएगा dA का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 टू जा 18 हो जाएगा, 9 6 जा 54 प्लस 1 हो जाएगा 55 के पेस्ट हो जाएगा, 9 1 जा 9 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा 1458 a टू द पावर 8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 8 जा हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा 2 7 9 0 0 7 हो जाएगा 9 1 जा 9 हो जाएगा। ठीक है 8 टू द पावर 8 ये हो जाएगा।
क्लियर। अब इस दोनों का ये बेस इक्वल है, इस चीज़ को जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका d2t बाय डी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से जोड़ लो भाई 8 9 10 और 7 5 12 प्लस 1 13 9 4 13 प्लस 1 14 1 2 2408 टू द पावर 8 के बेस से हमारे पास ये आंसर के बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। ये किसके बेस हो जाएगी हमारे पास, आंसर के बेसिस पे हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो 3a टू द पावर 4 इंटू 9a टू द पावर 6 d2t बाय डी का स्क्वायर के बेस हो जाएगा। माना कि t इक्वल टू 3a टू द पावर 4 इंटू 9a टू द पावर 6 समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का a के सापेक्ष अवकलन करने पर dt बाय डी इक्वल टू d बाय डी 3a टू द पावर 4 इंटू 9a टू द पावर 6 dt बाय डी इक्वल टू हो जाएगा 3a टू द पावर 4 इंटू d बाय डी 9a टू द पावर 6 प्लस 9a टू द पावर 6 d by d 3a to the power 4 dt by d equal to 3a to the power 4 9 into d by d a to the power 6 plus 9a to the power 6 d 3d by d a to the power 4 dt by d equal to 3a to the power 4 और ये हो जाएगा 9 इंटू 6 a टू द पावर 6 माइनस 1 प्लस 9 a टू द पावर 6 3 इंटू 4 a टू द पावर 4 माइनस 1 dt बाई डी इक्वल टू हो जाएगा 3 a टू द पावर 4 और ये हो जाएगा 9 इंटू 6 a टू द पावर 5 प्लस 9 a टू द पावर 6 और ये हो जाएगा 3 इंटू 4 a टू द पावर 3 dt बाई डी इक्वल टू 3 a टू द पावर 4 इंटू हो जाएगा 9 6 54 a to the power 5 plus 9 a to the power 6 और 12 a to the power 3 के बेसिस हो जाएगा। देन dt by d इक्वल टू 162 a to the power 9 plus 108 a to the power 9 समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2t by d का स्क्वायर इक्वल टू d by dt 162 a to the power 9 plus 108 a to the power 9 d2t by d का स्क्वायर इक्वल टू d by da 162 a to the power 9 plus d by da 108 a to the power 9 d2t by da का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 162 d by da a to the power 9 plus 108 d by da a to the power 9 d2t by da का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 162 into 9a to the power 9 minus 1 plus 108 into 9a to the power 9 minus 1 d2t by da का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 162 9a to the power 8 plus 108 9a to the power 8 के बेस हो जाएगा। d2t by da का स्क्वायर इक्वल टू 1458 a to the power 8 plus 972 a to the power 8। देन ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो d2t by da का स्क्वायर इक्वल टू 2430 a to the power 8 के बेस हो जाएगा। क्लियर। तो 3a to the power 4 इंटू 9a to the power 6 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे के कंटेंट को भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं कि d by dx sin x के बेस पे क्या होता है, d by dx cos x के बेस पे क्या होता है, d by dx sin x के बेस पे क्या होता है, d by dx log x के बेस पे क्या होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो d by dx sin x के बेस पे लिख सकते हैं, d by dx cos x के बेस पे लिख सकते हैं, d by dx tan x के बेस पे लिख सकते हैं, d by dx cot x के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। देख रहे थे हमारे पास तो ये d2t बाय da का स्क्वायर के बेस से हमारे पास ये क्या आ गया 1458 a टू द पावर 8 प्लस 972 a टू द पावर 8 के बेस पे हमारे पास ये चीज़ आ गया। तो ये इसी कंटेंट के अनुसार था जो कि आप लोगों के 108 के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट के बेसिस पे दिया गया था। तो इस तरीके से आप लोगों के पास जो होता है 3a टू द पावर 4 या 9a टू द पावर 6 के बेसिस पे, तो ये सारे क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ये सारे चीज़ आते जाते हैं। ठीक है, तो d2t बाय da का स्क्वायर के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो t के सापेक्ष जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि 3a टू द पावर 4 इंटू 9a टू द पावर 6 समीकरण नंबर 1 के बेस पे, तो समीकरण नंबर 1 के बेस पे हम लोग a के सापेक्ष अवकलन किए तो ये इसी कंटेंट के अनुसार रहते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास ये जो आएगा वो समीकरण नंबर 1 के बेसिस में रहेगा कि 2 के बेसिस में रहेगा कि 3 के बेसिस में रहेगा। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को देखना अनिवार्य होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास जो आते हैं, जैसे कि त्रिज्या के बेस पे हमारे पास जो रहता है इस कंटेंट के हिसाब से कि यदि आपके पास ये चीज़ दिया गया है, अगर 81 x टू दी पावर 81 दिया गया है यहाँ पर x टू दी पावर 3 के बेस से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, प्लस 9x टू दी पावर 14 प्लस 6x टू दी पावर 7 के बेस पे दिया गया है। अब इस चीज़ का हम लोगों को करना है तो किस कंटेंट के हिसाब से आएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इस बेसिस पे क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं माना कि y इक्वल टू, इस चीज़ को हम लोग y के बेसिस पे मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 81 x टू द पावर 3 प्लस 9x टू द पावर 14 प्लस 6x टू द पावर 7 के बेस पे है हमारे पास ये। क्लियर, इस कंटेंट के हिसाब से है। अब इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट के मुताबिक आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का
समीकरण एक का x के सापेक्ष, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर एक का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर एक का x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं भाई, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ ब्रैकेट डाल लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 x पावर 3 प्लस 9x टू द पावर 14 प्लस 6x टू द पावर 7। चलिए अब इस चीज़ को एक एक करके अलग अलग तरीके से इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, क्लियर। तो यहाँ से जैसे कि आप लोग x पावर n इक्वल टू क्या होता है nx टू द पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ए टू द पावर x इक्वल टू ए टू द पावर x लॉग ए डी बाई डी एक्स e to the power x equal to e to the power x d by dx sin x equal to cos x equal to minus sin x d by dx tan x equal to sec square x d by dx cot x equal to minus cosec square x d by dx sec x equal to sec x into tan x d by dx cosec x equal to minus cosec x into cot x के बेसिस पे होता है। अब इस चीज को आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा d बाय dx, यहाँ हो जाएगा 81 x पावर 3 प्लस d बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा 9x टू द पावर 14 प्लस d बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 6x टू द पावर 7 के बेस पे हो जाएगा। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई, तो यह हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 81, ये हो जाएगा d बाय डी एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा, प्लस ये 9 बाहर आ जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा d बाय डी एक्स हो जाएगा भाई, और x टू द पावर 14 हो जाएगा भाई, 6 बाहर आ जाएगा तो d बाय डी एक्स हो जाएगा भाई, और यहाँ पर x पावर 7 हो जाएगा, क्लियर। चलिए जितने भी कांस्टेंट रहते हैं सब बाहर आ जाते हैं भाई, वेरिएबल के बेस में उन सब का क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जैसे कि माना कि y इक्वल टू यहाँ पर था 81x पावर 3 प्लस 9x टू द पावर 14 प्लस 6x पावर 7, इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन था समीकरण नंबर एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 14 प्लस 6x टू द पावर 7, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81x पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स 9x टू द पावर 14 इंटू प्लस डी बाई डी एक्स 6x पावर 7 के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये दिया गया है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 81 डी बाई डी एक्स x पावर 3 प्लस 9 इंटू डी बाई डी एक्स x पावर 14 प्लस d6 डी बाई डी एक्स x पावर 7 के बेसिस पे, क्लियर। चलिए इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या आता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 81 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट 3x पावर 3 माइनस 1 nx टू द पावर x पावर n इक्वल टू क्या होता है nx टू द पावर nx टू द पावर n माइनस 1 प्लस 9 इंटू 14x टू द पावर 14 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 7x टू द पावर 7 माइनस 1 के बेसिस पे हो जाएगा। आगे इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं भाई, हमारे पास तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 81 into 3x to the power 3 minus 1 equal to 2 plus 9 into 14x to the power 14 minus 1 equal to 13 plus 6 7x to the power 7 minus 1 equal to 7x to the power 6, क्लियर। वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइकेशन होता है, कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। जब वेरिएबल का होता है तो बेस इक्वल होता है, तब उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्लियर। तो चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 1 जा 3 3 8 जा 24 देन 243 एक्स स्क्वायर प्लस 14 9 जा के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे तो 126 एक्स पावर 13 प्लस 6 7 जा 42 एक्स टू द पावर 6, ये हो जाएगा आप लोगों का इक्वेशन नंबर 2 के बेसिस पे, ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 2। ये कौन सा समीकरण नंबर हो जाएगा भाई, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण है, ये आप लोगों का समीकरण नंबर 1 है। ये कौन सा समीकरण है नंबर है, तो समीकरण नंबर 1 है। तो बेसिकली y इक्वल टू हमारे पास गिवन डाटा था 81x पावर 3 प्लस 9x टू द पावर 14 प्लस 6x टू द पावर 7 के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो माना कि y इक्वल टू 81x पावर 3 प्लस 9x टू द पावर 14 प्लस 6x टू द पावर 7 के बेसिस में, तो समीकरण नंबर 1 का
एक्स के सापेक्ष, ठीक है। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81 एक्स पावर 3 प्लस 9 एक्स टू द पावर 14 प्लस 6x to the power 7, then dy by dx equal to dy by dx 81x power 3 plus dy by dx 9x to the power 14 plus dy by dx 6x to the power 7, then dy by dx equal to 81 कांस्टेंट के बेस से बाहर आ गया, then dy by dx x पावर 3 के बेसिस हो गया प्लस 9 इंटू डी बाई dx x पावर 14 के बेसिस हो जाएगा प्लस 6 इंटू डी बाई dx x पावर 7 के बेसिस हो जाएगा, देन dy by dx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 81 और x पावर n के बेसिस हमारे पास फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है nx टू द पावर n माइनस 1 प्लस 9 इंटू d by dx x to the power 14, then 9 into 14 x power 14 minus 1 plus 6 into d by dx x power 7 के बेसिस हो जाएगा 7x to the power 7 minus 1, then dy by dx equal to 81 into 3x to the power 3 minus 1 equal to 3x to the power 2 plus 9 into 14x to the power 14 minus 1 equal to 14x to the power 13, then plus 6 7x to the power 7 minus 1 equal to 7x to the power 6, then dy by dx equal to यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3 3 8 जा 24 तो 243 x स्क्वायर प्लस 14 9 जा 126 x टू द पावर 13 प्लस 6 7 जा 42 अटैचमेंट है x टू द पावर 6। समीकरण नंबर 2 ये आप लोगों का समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं भाई। समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष, ठीक है। समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर भी फिलहाल हमारे पास क्या दिया गया था 81x पावर 3 प्लस 9x टू द पावर 14 प्लस 6x टू द पावर 7, माना कि y इक्वल टू 81x पावर 3 प्लस 9x टू द पावर 14 प्लस 6x टू द पावर 7 के बेस पे दिया गया था। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx 81x पावर 3 प्लस 9x टू द पावर 14 प्लस 6x टू द पावर 7 के बेसिस पे हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx 81x पावर 3 प्लस dy बाई dx 9x टू द पावर 14 प्लस dy बाई dx 6x टू द पावर 7, देन dy बाई dx इक्वल टू 81 dy बाई dx x पावर 3 प्लस 9 इंटू dy बाई dx x टू द पावर 14 प्लस 6 dy बाई dx x पावर 7 के बेसिस हो जाएगा, देन dy बाई dx इक्वल टू 81 3x टू द पावर हो जाएगा n x n का क्या होता है, ठीक है। x पावर n का क्या होता है nx टू द पावर n माइनस 1, देन 81 3x टू द पावर 3 माइनस 1 के बेस में हो जाएगा 3x टू द पावर 2 हो जाएगा प्लस 9 इंटू 14x टू द पावर 14 माइनस 1 के बेस पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 14x टू द पावर 14 माइनस 1 इक्वल टू 13 हो जाएगा, ठीक है। 14x टू द पावर 13 के बेस हो जाएगा प्लस 6 और 7x टू द पावर 7 माइनस 1 के बेसिस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 7x टू द पावर यहाँ पर 7 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 का बेसिस हो जाएगा, देन dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 3x का स्क्वायर के बेसिस हो जाएगा तो प्लस 126 x टू द पावर 13 हो जाएगा, यहाँ पर 49 जो 126 होता है 7 6 जो कितना होता है 42 हो जाएगा, अटैचमेंट क्या है x पावर 6। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं भाई अवकलन कर लेते हैं भाई। चलिए तो यहाँ से अवकलन कर लेते हैं, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आता है समीकरण नंबर 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देन यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये कितना हो जाएगा भाई d2y बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 243 है x का स्क्वायर है और प्लस 126 है 126 है जिसको हम लोग 126 x पावर 13 के बेस पे है प्लस 42 x टू द पावर 6 के बेसिस पे। क्लियर। चलिए अब इस कंटेंट को आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है इक्वेशन नंबर 2 के बेस पे हमारे पास ये चीज आया है, समीकरण नंबर 2 के बेस पे हमारे पास ये चीज आया है कि dy बाई dx इक्वल टू 24 3x का स्क्वायर के बेसिस पे हमारे पास आया है। तो इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज आते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू 243 x स्क्वायर प्लस 126 x पावर 13 प्लस 42 x पावर 6। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2y बाई dx के स्क्वायर इक्वल टू d बाई dx 243 x स्क्वायर प्लस 126 x पावर 13 प्लस 42 x पावर 6 के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा d2y बाई dx का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d बाई dx हो जाएगा ब्रैकेट 243 x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
126 एक्स टू दी पावर 13 प्लस 42 एक्स पावर 6 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d बाय डी एक्स, ये कितना हो जाएगा 243 एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा d बाय डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 एक्स पावर 13 और ये हो जाएगा d बाय डी एक्स और ये हो जाएगा 42 एक्स पावर 6 के बेसिस पे हो जाएगा। एक्स के पावर किसके बेसिस पे हो जाएगा तो 6 के बेसिस पे हो जाएगा। अब आगे इस चीज को देखते हैं भाई, आगे हमारे पास क्या आता है d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 243 और ये हो जाएगा d बाय डी एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बेसिस पे हो जाएगा प्लस 126 हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाय डी एक्स और ये हो जाएगा x टू दी पावर 13 के बेस पे प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 42 बाहर आ जाएगा और d बाय डी एक्स ये हो जाएगा x टू दी पावर 6 के बेसिस पे। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन किया तो हमारे पास क्या आ गया d2y बाय डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू d बाय डी एक्स 243 x पावर 2 प्लस 126 x टू दी पावर 13 प्लस 42 x पावर 6 d2y बाय डी एक्स के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d बाय डी एक्स 243 x स्क्वायर प्लस 126 x टू दी पावर 13 प्लस 42 x पावर 6 d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं तो d बाय डी एक्स 243 x पावर 2 प्लस d बाई डी एक्स 126 एक्स टू दी पावर 13 प्लस d बाई डी एक्स 42 एक्स टू दी पावर 6 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 243 d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 126 d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 13 प्लस 42 d बाई डी एक्स एक्स पावर 6 के बेसिस पे हमारे पास हो जाएगा। अब इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग आगे सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 126 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13x टू दी पावर 13 माइनस 1 हो जाएगा प्लस 42 इंटू 6x टू दी पावर 6 माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा। 6 माइनस 1 के बेसिस में हमारे पास हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब आगे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है इस चीज़ को तो यहाँ पर हो जाएगा d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 243 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x टू दी पावर 1 के बेसिस पे हो जाएगा प्लस 126 इंटू 13x टू दी पावर 13 माइनस 1 इक्वल टू 12x के बेसिस पे हो जाएगा प्लस 42 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6x टू दी पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है 5 के बेसिस पे होता है। क्लियर, चलिए अब इस चीज़ को आगे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है d2y बाय डी एक्स के स्क्वायर के बेस पे d2y बाय डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 243 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 2 जा 4 486 एक्स प्लस हो जाएगा इसको हम लोग करते हैं 13 6 जा ये हो जाएगा 78 और 13 2 जा 26 और ये कितना हो जाएगा 33 13 1 जा 13 और 3 हो जाएगा 16 1638 एक्स पावर 12 प्लस इस चीज़ को करते हैं 6 2 जा 12 6 4 जा 24 प्लस 125 252 एक्स पावर 5 के बेसिस पे हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर, तो हमारे पास y के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया था 81 एक्स पावर 3 प्लस 9x टू द पावर 14 प्लस 6x टू द पावर 7 के बेसिस पे समीकरण नंबर 1 का x सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाय डी एक्स इक्वल d by dx 81 x power 3 plus 9x to the power 14 plus 6x to the power 7 dy by dx equal to d by dx 81 x power 3 plus d by dx 9x to the power 14 plus d by dx 6x to the power 7 dy by dx equal to 81 d by dx x power 3 plus 9 into d by dx x power 14 plus 6 d by dx x power 7 के बेसिस हो जाएगा। then dy by dx equal to 81 into 3x to the power 3 minus 1 plus 9 into 14x power 14 minus 1 plus 6 into 7x to the power 7 minus 1 then dy by dx equal to 81 3x square plus 9 into 14x to the power 13 plus 6 into 7x to the power 6 ये हो जाएगा आप लोगों का dy by dx इक्वल टू 3 1 जा 3 3 8 जा 24 तो 243 x स्क्वायर प्लस 49 जा 126 126 x पावर 13 अटैचमेंट के बेस में प्लस 6 7 जा 42 अटैचमेंट है x पावर 6 समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 का पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा d2y बाय dx के स्क्वायर इक्वल टू d बाय dx 243 x स्क्वायर प्लस 126 x पावर 13 प्लस 42 x पावर 6 देन d2y बाय dx के स्क्वायर इक्वल टू d बाय dx 243 x स्क्वायर प्लस 126 x पावर 13 plus 42 x power 6 then d2y by dx square equal to d by dx 243 x square plus d by dx 126 x power 13 plus d by dx 42 x power 6 then d2y by dx square equal to 243 d by dx x square plus 126 d by dx x power 13 plus 42 d by dx x power 6 के बेसिस हो जाएगा। then d2y by dx square equal to 243 2x x to the power 2 के बेस में मतलब x power n के बेस में तो क्या होता है nx to the power n minus
1 देन 243 2x to the power 2 minus 1 plus 126 into x to the power 13 equal to 13x to the power 13 minus 1 plus 42 d by dx x to the power 6 equal to 6x to the power 6 minus 1 के बेसिस हो जाएगा। देन d2y by dx square equal to 243 into 2x plus 126 into 13x to the power 12 plus 42 6x to the power 5 के बेसिस हो जाएगा। देन d2y by dx square equal to 486x plus 1638 x to the power 12 plus 252 x to the power 5 के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से आपके पास y के बेसिस पे जो भी रहेगा तो उसको द्वितीय कोटि का अवकलज के बेस पे आप लोगों को ज्ञात करना रहेगा या प्रथम कोटि के अवकलज के बेस पे ज्ञात करना रहेगा। इस चीज को आप लोग जानते हैं। तो अगर इस चीज को आप लोग y के बेसिस भी मान सकते हैं और जनरल वे पे हम लोग y के बेसिस पे मानते हैं, इसके आगे के कंटेंट के बेस पे भी आप लोग इस चीज को मान सकते हैं, चाहे वह 81x पावर 3 के बेसिस पे हो, चाहे 9x टू द पावर 14 के बेस पे हो, चाहे 6x टू द पावर 7 के बेसिस पे हो। क्लियर। तो इस कंटेंट के अनुसार से आप लोगों को जिस तरीके से डी बाई डी एक्स साइन एक्स का बेस पे देखते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का बेस पे देखते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का बेस पे देखते हैं, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का बेस पे देखते हैं, इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग ये सारी चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं।